ठीक है, तो लाइंस और एंगल्स को रिवाइज करते हैं। पूरा चैप्टर का एक वन शॉट टाइप का देख लो, जिससे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। चैप्टर का नाम है आपके लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले इसमें 2-3 टर्म्स हैं, हम लोग उसको देखेंगे, देन उसके बाद बातें डिस्कस। लाइन के लिए 3 टर्म्स है हमारे पास, सबसे पहले उसको देखेंगे। पहला होता है आपका लाइन होता है, देन लाइन सेगमेंट होता है, और तीसरा होता है आपका रे। ठीक है, थर्ड वन इज रे। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, उनको देखो। सबसे पहली चीज, लाइन क्या होती है ना, लाइन इज अ लेंथ ऑफ, लाइन इज अ लेंथ विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड। मतलब एक लाइन जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। लाइन कितने लेंथ की होती है, इनफाइनाइट लेंथ की। तो जो लाइन होती है वो कितने लेंथ की होती है, इनफाइनाइट। इसको ऐसे बनाया जाता है, देखिए ये लाइन होती है, इसको हम दोनों साइड से ऐसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। जिस लाइन के दोनों एंड में एरो लगे होंगे उसको केवल क्या बोला जाएगा, लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मीन्स होता है एक छोटा सा पार्ट। जब हम किसी लाइन का एक पार्ट, जैसे जब हमको ड्रॉ करना होता है तो उसमें बोलता है ना कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। whenever we are talking about line segment, then that length of that line segment is fixed ना। तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इसको ऐसे बनाते हैं ये, ठीक है। ये कितने भी लेंथ का हो सकता है, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, और ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर। समझे बात को। जब दोनों पॉइंट पे, दोनों एंड पॉइंट पे आपके क्या हो, ये मतलब दोनों साइड से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों साइड से इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स क्या, अगर बढ़ाया नहीं जा सकता इसका मतलब उसकी लेंथ क्या है, फिक्स है। समझे। अब तीसरी बात आती है हमारी किसकी, रे की। रे क्या होता है, रे को देख लीजिए। रे क्या होता है, जिसका एक एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और जिसका और दूसरा एंड क्या कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। रे कैसे बनती है, ऐसे। जनरली इस चैप्टर में हम लोग इसी रे का यूज करने वाले हैं, ठीक है, समझे। इस ए बी, अगर ये एक रे है तो इस ए वाले पॉइंट को बोला जाता है क्या, फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। समझे बात को। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, बताइए। तीनों में डिफरेंस समझे, क्या डिफरेंस है तीनों में। लाइन जो होगी वो क्या होगी, दोनों साइड से एक्सटेंड की जाए, मतलब दोनों जो उसके एंड पॉइंट नहीं होते, कोई भी लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, मतलब उसकी लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है ना, मतलब दोनों एंड पॉइंट होते हैं, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, और उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक। रे क्या होता है, एक साइड से फिक्स होती है, मतलब एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरे साइड से क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। समझे बात को, कोई दिक्कत किसी को, डन, आगे बढ़े। इसके बाद का पॉइंट हमारे पास आता है एंगल्स। हमने लाइंस की बात कर ली, अब बात करेंगे किसकी, एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले एंगल फॉर्म कैसे होता है, whenever the fixed point of two rays मीट एट अ सेम पॉइंट। जब दो रे का
जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट करता है, तब वो जो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं क्या, एंगल। जैसे मान लो एक लेंथ है हमारे, एक रे है ये, ठीक है, इसकी फिक्स्ड पॉइंट ये है ए, ये है वो समझ लो, ठीक। एक रे है जिसका हम एंगल बनने के लिए दोनों का फिक्स्ड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो मान लो ये है हमारे पास क्या, दूसरी रे जिसका ये पॉइंट है। वी हैव टू रेस, एक है एओ या ओए रे और दूसरा क्या है, बी। समझे बात को, ठीक। अब जैसे हम रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरली आप जैसे जब लाइन को रिप्रेजेंट, जैसे ए बी अगर एक लाइन है तो इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अगर ए बी एक रे है तो इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, समझे। जनरली मतलब हम लोग नॉर्मल ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, बट जो इसका मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है ऐसे करते हैं। ये किसके लिए है, अभी जो हम डायग्राम बताए लाइन रे का, उससे ये समझ जाना चाहिए ना, ये किसके लिए होगा, लाइन के लिए, ये किसके लिए होगा, रे के लिए। कोई दिक्कत। तो हम बात कर रहे थे किस पे, एंगल पे। तो दो रे हमारी फॉर्म हो गई। अब एंगल फॉर्म कैसे होता है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इसके बीच में, ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है क्या, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जिस जैसे इसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, तीन वर्टेक्स, कितने हैं, तीन। तो जिस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा होता है, जैसे इन पॉइंट्स को यहाँ पे बी माना जाता है, यहाँ पे वर्टेक्स बना दिया जाता है, ठीक है। ए और बी हो गए, क्योंकि रे को एक साइड से एक्सटेंड कर पा रहे हैं ना, तो हम रे की यही इतनी लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अब ये क्या हो गया हमारा, एक रे ओ, एक रे ओ। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं एंगल। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, जिस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा, किस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ओ पे, ओ पे फॉर्म हो रहा है ना, तो हमेशा उसको मिडल में रखते हैं। एंगल का साइन कैसे लिखा जाता है, ऐसे एंगल, ऐसे एंगल ऐसे होता है, ए ओ बी ऐसे लिखा जाएगा। ओ पे से एंगल बन रहा है हमारा, ओ कहाँ है, मिडल में है, ठीक है। या ऐसे लिखते हैं, एंगल बी ओ ए, लिख सकते हैं ऐसे ना, तब भी मिडल में है। या तो आप ए बी मत लिखिए, केवल क्या लिख दीजिए, एंगल, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तीन डिनोशन होते हैं, तीन नोटेशंस होते हैं कि हम एक एंगल को कैसे डिनोट करते हैं। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जितनी भी ज्योमेट्री आप क्लास 9th में या आगे इसके पढ़ेंगे, इन्हीं सारी चीजों का यूज होता है। अभी जब टाइप्स ऑफ एंगल आएगा तो वहां पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो, ये तो एंगल की बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है पेयर ऑफ एंगल्स में फॉर्म में, और एक होता है जो सिंगल सिंगल एंगल्स होते हैं, ठीक है। या इंडिविजुअल एंगल्स की जब हम बात करते हैं, हमने ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में, फिर से देख लो सर। समझ गए इतनी बात। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक जीरो एंगल करके आता है, वो पढ़ना नहीं होता है बेसिकली, उसको 360 को ही जीरो बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट से शुरू करते हैं, जीरो को छोड़िए। पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is between 0 degree to 90 degree, that means greater than 0 degree होना चाहिए and less than 90 degree, यही होता है ना ऐसे। क्या, हाँ लिख रहे हैं। अगर जैसे ये हमारे पास मान लो ऐसे एंगल है, ठीक, ई
क्यों, हाँ, ठीक ना। तो जो यहाँ पे एंगल पी आर क्यों, ये हमेशा लेस देन होगा किससे, 90 डिग्री से, एंड ग्रेटर देन होगा किससे, 0 डिग्री से। मतलब एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, उसको बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। अभी ये सारी चीज हम आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे हम लोग, कार्टेशियन प्लेन, उस पे बना के दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इंडिविजुअल ऐसे लिखते रहिए, ये समझ गए बात को। उसके बाद आता है आपका दूसरा, देखो ये इतना समझे। सेकंड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या है सेकंड आपका, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एंगल whose measure is 90 डिग्री ना, कितना, इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे एक रही है, एक रही है, ए ओ बी, ऐसे बनता है ना। यहाँ पे जो 90 डिग्री का सिंबल होता है बेटा वो ऐसे बनता है, दैट एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, राइट एंगल। यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री के। समझे बात को, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखो, तीसरा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री ना, दैट मीन्स एंगल लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक। कैसे हो जाएगा, अगर मान लो हमारे पास ये एक एंगल है, एक रे ये है और ऐसे बना है, ये ए ओ, ए ओ एक्स को कहेंगे कि वो ऑब्ट्यूस है अगर एंगल ए ओ एक्स क्या हो, लेस देन हो किससे, 180 डिग्री से, और ग्रेटर देन हो किससे, 90। यही होता है ना, समझ में आई बात। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। क्लियर है इतना। अब इसके बाद आता है आपका चौथा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज कितना, 180 डिग्री, ठीक। तो कैसे बनता है स्ट्रेट एंगल, दो रेज होंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ये एक पॉइंट ये था, ये ए ओ, अब ये दूसरी रे ऐसे बन जाएगी, ठीक है। कौन सा, ए ओ सी मान लो। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल फॉर्म होता है ये कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, कितना लिख लीजिए,
कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। पांचवा होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं बट उसका रिफ्लेक्स नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? एन एंगल विच लाइज बिटवीन 180 टू 360। 180 से बड़ा, 360 से छोटा जितने भी एंगल होंगे उन सबको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो एक रे हमारी ये थी, ए ओ, ठीक है। अब इधर आएगा तो 180 होता है। मान लो आपका एंगल ऐसे है, ये मान लो क्या है, ए ओ डी। ठीक, तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये इस अपोजिट, हमेशा याद रखिएगा एंगल को हमेशा किस में लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मींस जिस, जैसे क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, क्लॉक हमारी कैसे चलती है? ऐसे। तो एंगल को कैसे लेते हैं? इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, अगर क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। एंगल ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए बात को? हमेशा एंगल को ऐसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? एंगल ए ओ डी जो है ये हमेशा लेस देन होगा किससे? 360 से, और ग्रेटर देन होगा किससे? 180 डिग्री। समझे बात को? कोई दिक्कत? उसके बाद आपका लास्ट है इसमें, कौन सा था ये? फिफ्थ। हाँ, सिक्स्थ है आपका सिक्स है आपका इसमें कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ठीक, कंप्लीट एंगल क्या होता है बताओ? एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री ना। जब कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट एक राउंड अपना कंप्लीट कर लेता है, देन द टोटल एंगल फॉर्म बाय दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कितना? 360 डिग्री। तो एन एंगल हुज मेजर इज कितना? 360 डिग्री। हुज मेजर इज कितना? 360 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये हुए आपके कैसे, कौन से एंगल्स? देखो इसी को हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री भी बोला जाता है। देखो जैसे एक रे ये है, मान लो ए है, ओ है, ठीक। अब इसी के ऊपर एक रे, जैसे एक रे हमने ये बनाया, एक रे को ऐसे पकड़ो कि फिर से आके इसी के ऊपर क्या हो जाए? आ जाए। ठीक, तो मान लो ऐसे आ जाती है उसके ऊपर, तो ये हो जाएगी बी हमारी। तो ये एंगल हमने यहां से शुरू किया, पूरा एक राउंड कंप्लीट किया कि नहीं किया ना, तो इसको बोलते हैं क्या? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, 0 भी बोला जा सकता है जब हम शुरुआत में पढ़ेंगे इसको, तो जब जिसमें एक भी डिग्री का एंगल फॉर्म ना हो उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। व्हेन द बोथ रेज आर कॉन्साइड विद ईच अदर ना, जब दोनों रे एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाती हैं तो उस केस में कंप्लीट एंगल और 0 एंगल। समझे? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इन सबको एक बार समराइज करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्या? कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है? ऐसे ना, ये आपका यक्स होता है, यक्स डैश, ये वाई होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या होता है? निगेटिव वाई एक्सिस। सारी बातें की थी हमने।
ये जो होता है आपका सेंटर वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ओ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं ना। ये इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है ना। तो सबसे पहला, कोई भी, अगर हम इस जो पॉजिटिव रे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको क्या माने, फिक्स्ड रे माने। क्या माने, फिक्स्ड रे माने। तो अगर एंगल हमारा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल हमारा अगर कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल। क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे इसको, एक्यूट एंगल। ऐसे होगा। अगर यही दूसरी रे ये जो है ये किस पे आ जाए, दूसरी रे जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ जाए, तो इस केस में ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना होगा, राइट एंगल। इसको क्या कह देंगे, राइट एंगल। ठीक है, क्या कह देंगे इसको, राइट एंगल। सिमिलर केस, अगर ये जो हमारी रे वाई पे है, इसको पकड़ के हम कहां पे ले आए, सेकंड क्वाड्रेंट में। व्हेन द रे विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इस केस में ये जो एंगल पूरा फॉर्म होगा ये क्या कहलाएगा, ऑप्ट्यूस एंगल। क्या कहलाएगा, ऑप्ट्यूस एंगल। ऑप्ट्यूस एंगल। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए इतनी बात। when the ray taken from second quadrant to the negative of y axis, जब हम इसको निगेटिव y एक्सिस पे लेके चले आएंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो अब इसी रे को अगर हम कहां लेके चले आए, थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी, अगर इसी रे को हम थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं लेके चले आते हैं, तो जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, ये पूरा एंगल होगा ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कह देंगे, रिफ्लेक्स। कोई दिक्कत इसमें। और आपका लास्ट केस जो बनता है, अगर हम इसी पूरे एंगल को लेके चले आए कहां पे, इस वापस से इसी, हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो जो आपका पूरा एंगल बन जाएगा वो ये फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट एंगल। यही होता है आपके एंगल का पूरा डेफिनेशन। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। समझ गए बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बातें क्लियर है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन प्लेन से समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कितने डिग्री पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है। क्लियर हुई बात, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतना कर लो फिर हम लोग आगे बढ़े। समझ गए इतना। ये तो हुआ आपका इंडिविजुअल एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, पेयर ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ते, ये इतनी बात समझ गए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये समझिए कि आज के बाद आपको इसमें कुछ डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा लाइंस और एंगल्स में जो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर और इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स की। इसको दूसरे पेज में कर लेते हैं। मान लो ये हमने किया पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है ये, पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब पेयर ऑफ एंगल्स में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा,
जैसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़ते हैं ना, एक नंबर के बगल वाला नंबर, तो वैसे ही एंगल के जस्ट बगल वाला जो एंगल होता है उन दोनों को बोला जाता है एडजेसेंट, पड़ोसी एंगल ना, ऐसे होते हैं जो बगल वाले एंगल जो हैं उनको क्या बोला जाएगा, एडजेसेंट एंगल। जैसे अगर हमारे पास मान लो ऐसे एक रही ये है, एक रही ये है, ये ये आपका ए ओ बी, ठीक। तो यहां पे देखिए इतना एंगल बन रहा है और इतना, क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। बात समझे कि जो दो एंगल बगल बगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। समझ गए बात को। इसके बाद आता है दूसरा इसी से रिलेटेड आपका लीनियर पेयर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह यूज करते हैं इसका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है जो पेयर ऑफ एंगल्स में आता है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। इसको ऐसे स्टार मार्क कर लेना कि लीनियर पेयर एंगल क्या होगा। सबसे पहले बात को समझो कि लीनियर पेयर एंगल उसे कहेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स लीनियर पेयर एंगल वो होगा क्या, जिसका मेजर कितना है, 180 डिग्री। समझे। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल मिलके एंगल कितना बना दे रहे हैं, 180 डिग्री, तो उस केस में उन दोनों एडजेसेंट एंगल का नाम क्या हो जाता है, लीनियर पेयर। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये जैसे हमारे पास ऐसे था ना, ए ओ बी। अब ये जो सी वाली रे है इसको हम पकड़ के कहां लेके चले आए, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो अगर आप सी को पकड़ के ऐसे लेके चले जाएंगे, सी ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो इस केस में ये जो दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं आपके, ये इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। समझे बात को। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180, क्योंकि वो क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। अब जरूरी नहीं है कि दो ही एंगल का सम 180 हो, किसी एक लाइन पे एक पॉइंट पे जितनी रे पॉसिबल हो सकती हैं सबका सम कितना आता है, 180 डिग्री। जैसे ऐसे मान लो बना है, ये एक लाइन है हमारे पास, ये ओ है, ओ है ए बी, ठीक। अब इस पे मान लो ऐसे कई सारी रेज हैं हमारे पास, ठीक है। मान लो ये है हमारे एक्स वाई जेड, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना सबका सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। कैसे, लीनियर पेयर एंगल से। समझे बात को। तो लीनियर पेयर एंगल क्या हुआ, whenever the two adjacent angles give the sum of angles equals to 180 degree, then the two adjacent angles named as linear pair angles। समझे बात को। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरे पेयर ऑफ एंगल्स की, जिसका नाम है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपने सुना हो तो ना, क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। When two straight line intersect at the point, vertically opposite angles are formed at that point। मतलब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पे फॉर्म होता है। जैसे ये, ठीक। ये मान लो एक रे थी ए बी हमारी, एक रे क्या थी, सी डी, ठीक है। तो
ये जो एंगल बन रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट होगा, सामने सामने वाले एंगल ऐसे ना इसके, और ये वर्टिकली अपोजिट होगा इसके। ठीक है, यहां से लिख भी सकते हैं एंगल ए ओ, इसको पॉइंट ओ मान लो अगर, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ये दो पेयर ऑफ एंगल्स, और दूसरा क्या बनेगा एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ, इन दोनों को क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन दोनों का नाम क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ गए इतनी बार, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकली, हम लोग इसको आगे प्रूव भी करते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, यूज करते हैं ना हम लोग, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देंगे आपको, उसको करिएगा। हम इसको बता सकते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है वन, सॉरी अब इक्वल होता है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है इक्वल। समझे, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ें। इसी में आपका आता है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, समझे। इसको लिख लीजिएगा, टू एंगल्स is said to be complementary two angle is said to be complementary if their sum is equals to कितना 90 डिग्री, if their sum is equals to 90 डिग्री। समझे बात को, अगर दो एंगल का सम किसके बराबर आ जाए 90 डिग्री के बराबर आ जाए, दोनों को हम क्या कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसको इतना हमको याद रखना है, ये जो दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, फिफ्थ है। ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो ना, सारे एंगल्स लिखवाए भी गए थे, बट एक बार आप फिर से देख लीजिए पूरा क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है देखो, टू एंगल्स इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री, लिख लो ऐसे, टू एंगल्स इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री said to be supplementary angles if their sum is equals to sum is equals to 180 डिग्री, किसके बराबर आ जाए 180 डिग्री के। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी डाउट कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना रह जाए कि आपको ये किसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं किसको सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या जिसका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री क्या जिसका सम कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, डन। एक और इसमें है जो रह जाता है, कई बार हम लोग अभी जब पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स उसमें भी यूज किया था, एंगल बाइसेक्टर ना, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आया था उसमें एंगल बाइसेक्टर क्या होता है।
बाइसेक्टर का हमेशा मतलब याद रखिएगा, बाइसेक्टर इज अ रे दैट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी चीज को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आइदर इट इज एन एंगल और इट इज एन साइड। तो साइड बाइसेक्टर होगा या लाइन बाइसेक्टर होगा तो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे अगर हमारे पास एक एंगल ऐसे है, ये ए है, ओ है, बी है, ठीक, ये एंगल है। अब ये कुछ एंगल हमें दिया है, ठीक है। अगर हम एक रे ऐसे बना दें कि जो कहां से पास करे, इसके सेंटर से, मान लो हमारे पास ये क्या आ जाए, रे एक्स, और ये ऐसे हम बनाए हैं इस रे को कि ये जो एंगल आ रहा है ये इसके क्या है, इक्वल है। इफ एंगल ए ओ एक्स इक्वल्स टू एंगल बी ओ एक्स, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं ना, तो देन ओ एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। बात समझे? अगर ओ एक्स क्या है, बाइसेक्टर है, देखो ऐसे, अगर बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और अगर दो इक्वल पार्ट में एंगल गिवन है इसका मतलब ओ एक्स उसका क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। समझे बात को? ये था इतना पोर्शन आपने जो आधा चैप्टर कवर किया, इतना लिख लीजिए पहले। कोई डाउट है, कोई दिक्कत इसमें तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें इतनी सिंपली एक्सप्लेन की गई हैं कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोबारा जब ये देखेंगे तो सारी चीजें अपने आप रिमाइंड हो जाएंगी, ठीक है। इसमें एक टॉपिक आपका है जो पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन वाला, उसको कर लेते हैं, तब ये चैप्टर का आप काफी चीजें कर चुके होंगे, ठीक है। इसको लिख लो जिसका नहीं, हाँ हाँ कर लो। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इसी में है तो उसको कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। सबसे पहले एंगल्स का देखो, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंगल्स का नाम रखेंगे, या नाम क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो, मान लो एक लाइन आपकी ऐसे बनी है यल, ठीक, एक लाइन आपकी बनी है ऐसे एम, दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी ना, ठीक है। तो और यल एम, और हमने एक लाइन ऐसे बनाई है, ये क्या है, यन, ठीक है। इस यन को कहते हैं क्या है, ट्रांसवर्सल। इसका नाम क्या होता है, ट्रांस, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्सल। अब कुछ एंगल्स लिख लीजिए इसमें पहले। ये एक, इसको मान लो एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल, ठीक, समझे बात को? तो ये जो एंगल्स है इनका नाम क्या होता है, कैसे पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं उनको देखो। सबसे पहले सबसे पहला हम लिखेंगे इसमें क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? जैसे वो पहली वाली लाइन, जैसे एक और दो लाइन है ना हमारे पास, तो पहली वाली लाइन पे जिस पोजीशन में है वो दूसरी वाली लाइन पे भी उसी पोजीशन पे जो एंगल होगा उसी को बोलते हैं जैसे हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते थे ना। तो देखो जैसे ये एंगल 1 कहां पे है? फर्स्ट लाइन के अपर राइट प्लेन में ना, अपर राइट में है, सॉरी अपर राइट में है। एंगल 1 कहां है? फर्स्ट लाइन के अपर राइट में है। तो सेकंड लाइन के अपर राइट में कौन सा है? एंगल 5। क्या है? तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। उसके बाद एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? एंगल 6 बनेगा कि नहीं? तो कौन सा लिख देंगे? एंगल 2 एंड एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? एंगल 7, लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 7। देन एंगल 4 और एंगल 8। बात समझ पाए कि नहीं? क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल, कोई दिक्कत इसमें? डन। ये होते हैं चार आपके कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? नाम लिख रहे हैं। वो इक्वल होता है नहीं होता है वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ उन एंगल्स का क्या कर रहे हैं? नाम लिख रहे हैं, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब देखो सेकंड आता है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट में भी दो होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब समझते होंगे आप, एक एक को छोड़ के ना, जैसे जो क्रॉस में होते हैं ऐसे। अब देखो अल्टरनेट में कितने बने? एक्सटीरियर की बात हो रही है तो ये चारों एंगल्स तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक्सटीरियर में कौन कौन एंगल है? 1, 2, 8 और 7 ना। तो एंगल 1 के एक्सटीरियर में अल्टरनेट कौन सा होगा? एंगल 7। तो क्या लिख देंगे? एंगल 1 एंड एंगल 7। और एंगल 2 के एक्सटीरियर में अल्टरनेट में कौन सा होगा? एंगल 8। तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 8। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सिमिलरली क्या लिखेंगे? तीसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसमें इंटीरियर की बात हो रही तो हम लोग एक्सटीरियर को कंसीडर नहीं करेंगे सबसे पहले। तो इंटीरियर में कौन कौन से एंगल है बताइए? 3, 4, 5, 6 ना। तो 3 के करस्पॉन्ड, सॉरी 3 के अल्टरनेट कौन सा आएगा? 5। और 4 के अल्टरनेट कौन सा आएगा? 6, ठीक। तो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? क्लियर है इतना? अब इसी में चौथा एक होता है आपका इंपॉर्टेंट वाला एंगल है जिसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर इसी को बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सा आएगा बेटा? ध्यान से देख के बताओ। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3, 6, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है ना दोनों। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5। पहले इतना नाम लिख लीजिए कि किस कौन से एंगल का क्या नाम होता है, उसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, फिर इन सभी को कंसीडर करते हैं जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तब। अभी ये सिर्फ क्या किया गया है? इनका नाम लिखा गया किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए पहले। समझ गए? अब लास्ट इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, सबको कब कौन इक्वल होगा, किसका मेजर कितना होगा उसको देख लेते हैं। दैट मीन्स क्या कि जब लाइन यल और एम क्या हो जाए? पैरेलल। अभी ये क्या है? नॉन पैरेलल है ना। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी उस केस में क्या कंडीशन बनती है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो
ये ऐसे अभी पहले बना लीजिए। ये लाइन एल एम एन। इस बार यहाँ पे क्या कंडीशन हमें गिवन है कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है किसके, एम के। पैरेलल का साइन होता है ये। लाइन एल किसके पैरेलल है, एम के। सेम वही नाम रख दीजिए एंगल्स का, या उसी नंबर्स को नोट कर दीजिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो इन सभी की बात करिए। इफ यल पैरेलल टू एम, ठीक है, जब यल पैरेलल है किसके, एम के, तो इसमें सबसे पहला हम क्या पढ़े थे अभी, सबसे पहले क्या पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ा गया था, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब भी यल पैरेलल होगी किसके, यम के, मतलब दोनों लाइन पैरेलल जो हैं, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है तो उस केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, एंगल 5 के ना, एंगल 5 के। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। और एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। कोई दिक्कत इसमें, बताओ, डन। दूसरा पढ़ा था हमने कौन सा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो उस केस में जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, तीसरा पढ़ा था हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। और एंगल 4 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 6। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं पूरी ज्योमेट्री में। ठीक है, जितना भी आप पढ़ेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सारी चीजें जितना भी पढ़ेंगे, ठीक है, उन सब में यूज होता है इसका। अब इसके बाद है आपका चौथा जो हमने किया था, क्या था, को इंटीरियर एंगल्स। क्या किया था, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के हों। तो को इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके बराबर आ जाता है, 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर आ जाता है, 180। ये कैसे आता है, अगर आपने जो यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट पढ़ा था उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई दो लाइन है और एक साइड में उसका लेस देन 180 डिग्री बनता है तो उसी साइड क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन। अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल का सम किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली इस साइड वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ये रहा आपके चैप्टर का क्या, ओवरव्यू। मतलब ये पूरा जो है इतना ही कॉन्सेप्ट है सारे।
समझे बात को? तो जितना हमने एंगल्स बताया, जितनी लाइंस, ये सारी चीजें बताई गई, इसी से सारी चीजें रिलेटेड हैं। क्लियर हो पाई बात? तो इतना इसको रिवाइज करिएगा, 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको अपने आप से आप करिएगा, ठीक है? ठीक है, 2 क्वेश्चन लिख लीजिए बस। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। मतलब किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल्स का सम आएगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। इसको प्रूफ करिएगा। एंड द सेकंड इज क्या कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ गए? ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये रहा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, और ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको कर लीजिएगा तो जिससे आपका ये पूरा क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इतना करिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग वन शॉट किसी चैप्टर का कर लेंगे। ठीक है, ओके।